मुझे बीमार नहीं होना है, ना तो फिजिकली ना मेंटली, किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। दिखा दी सारी किताबें। ये मैं आज वो किताबें लाई हूं जो मैंने उस दिन यूट्यूब पे दिखाई थी। ठीक है, ये किताबें हैं मेरी किताबें। जब भी मैंने इससे पहले दिखाई है किसी ग्रुप में, तो अगर मैं दिखाती हूँ 7 तो एक गायब हो जाती है। 7 बुक्स हैं मेरे को, सातों की सातों आगे से पीछे वापस लौट के आ जानी चाहिए। कोई बच्चा इस किताब में से किसी भी किताब को रखेगा नहीं अपने पास। जिसको पढ़ने के लिए दी उसने लौटाई नहीं आज तक। तो अब मैं कितनी किताबें खरीदूंगी, ये सोचा ना। खरीदती नहीं हूँ वैसे, मुझे तो अमित किशोर सर ने भिजवाई थी कि आप क्लास में दिखा देना, और सूद सर की भी सूद सर ने ही भिजवाई है कि तू क्लास में। सूद सर मेरे गुरु हैं, मैं उनके स्टूडेंट रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं बट मेरे गुरु सूद सर हैं। हाँ, तो अब तुम क्या है, अच्छा मैं तुम्हारी गुरु हूं तो मुझे तुमको देनी चाहिए। तो मैं सूद सर की इकलौती स्टूडेंट हूँ जिसको वो देते हैं, मैं भी एक को दे सकती हूँ, सबको तो नहीं दे पाऊंगी ना। हाँ, कोई बात नहीं। आपको जिसको बुक चाहिए वो पिंक सिटी पब्लिशर वाली या जो भी चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं यहाँ कोचिंग में हम कंफर्टेबल हैं, हमें यही बुक मिल जाए, तो यहाँ भी मंगवा देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बुक नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, क्लास कैसी रही आपकी? शानदार रही। अब आपकी फिर क्लास, कल तो विभा मैम की क्लास है, फिर वेडनेस मतलब आज है ट्यूसडे, कल विभा मैम की, वेडनेसडे थर्सडे को फिर लेंगे हितेंद्र सर, और हितेंद्र पढ़ाएगा आपको, हितेंद्र सर पढ़ाएंगे डीडीसी प्लस मेलविल ड्यूई। ये वो है जो आपके सिलेबस में आने ही आने हैं। लाइब्रेरी एक्ट हट नहीं सकता है, चाहे वो है या नहीं है। 5 लॉज हट नहीं सकते। रंगानाथन और मेलविल ड्यूई के बिना कोई लाइब्रेरी साइंस का पेपर आज तक नहीं बना है। ठीक है ना। तो वो चीज, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपको 101% अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम आप सिलेक्शन ले लें। और आपको एक और खुशखबरी, कल से मैंने आपको बताया, कल से हम अपनी लगातार टेस्ट सीरीज चलेगी मेरी, लगातार लगातार लगातार, कल से शुरू होगी टिल एग्जाम। अब वो लिखा हमने 5,000 है, भले ही 10,000 हो जाए, भले ही 7,500 हो जाए, 5,000 से कम तो होंगे नहीं, और 5,000 से ज्यादा कितने भी हो जाए, या मुझे लगेगा कि नहीं 10,000 के बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको 10,000 पूरी कोशिश करूंगी कि उस क्वेश्चन से बाहर ना आ जाए। लाइब्रेरी साइंस की तो मैं गारंटी भी लेती हूँ बच्चों। बाकी जीके की टीम बहुत शानदार टीम हमने ली है, प्लस एजुकेशन साइकोलॉजी विभा मैम देंगी पेपर। मंडे को, जैसे कल से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज, कल मेरा पेपर जाएगा सबसे पहले, बुधवार को, फिर गुरुवार को जीके, फिर शुक्र को लाइब्रेरी, फिर शनि को जीके, फिर संडे को एजुकेशन साइकोलॉजी। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही चलेगा, मंडे टू सैटरडे जीके लाइब्रेरी साइंस, यानी 6 दिन में 3 पेपर लाइब्रेरी साइंस के, 3 जीके के, प्लस 1 जाएगा आपका एजुकेशन साइकोलॉजी हर संडे को। टाइमिंग एकदम फिक्स रहेगा, शाम की 6:30 बजे आपका पेपर एप्लीकेशन पे अपलोड होगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दूंगी, जितने मर्जी बार करो आप, 6:30 करो, 7:30 करो, अगले दिन करो, 1 साल तक करो। 1 साल तक के लिए आपके जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे सेकंड ग्रेड आए, फर्स्ट ग्रेड आए, जो भी आएगा उसमें आप अपनी तैयारी करते रहिए। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। हितेंद्र सर ने कल एक बहुत अच्छी बात हितेंद्र ने याद दिलाई, जो मैंने बोला भी उसको कि ये तुमने मेरे दिमाग में नहीं थी हितेंद्र, ये बहुत अच्छी बात तुमने बोली क्लास में। आप लोग बहुत लकी हो, 2016 वाला चल रहा है अभी माहौल। कुछ बच्चों ने तैयारी की, और आप देखिए कि वो कुछ बच्चे जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी की वो सिलेक्शन ले गए। आप एक तो अपने नोट शेयर मत करना, अभी बच्चा बिल्कुल एक्टिव नहीं है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, कुछ बच्चों को छोड़कर हजारों की संख्या में एक्टिव नहीं है। आप अपने नोट शेयर ना करें, अपने सीक्रेट शेयर ना करें, क्योंकि कंपटीशन है। आप ऐसे शेयर करेंगे कि विनीता चौहान मैम ने डाउनलोड की फैसिलिटी दी है तो ले भाई तू भी ले मेरे को 1,000 रुपया दे दे, या आपने अपनी आईडी शेयर कर दी कि मैम ने फ्री दे दिया है ऑनलाइन, तो 3,000 मैं दे रहा हूं, तू 3,000 तू भी दे और तू भी पढ़। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये 3,000 नहीं, आप अपनी पूरी जिंदगी की एक पोस्ट, हो सकता है कि वो आपसे अच्छी तैयारी करके और आपका कोर्स या आपकी पोस्ट वो ले जाए।
तो जितने हम लिमिटेड हैं उतने हम खुश हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम सिलेक्शन अगर आपको लेना है, अगर आप शेयर करते हो तो मैं पहले भी बोलती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग, आई नो, बट डू नॉट शेयर ईच एंड एवरीथिंग। कुछ सीक्रेट्स होते हैं, यही आपको कंपटीशन में आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस फील्ड में अगर आप कर रहे हो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 लोगों को कर रहे हैं करिए, आप प्रिंट आउट निकाल के नोट्स बांटिए मार्केट में, फोटो स्टेट की दुकान पे लाइए, और जैसे 2018 की वैकेंसी में कंपटीशन था कि 250 कट ऑफ गई है, वैसी कट ऑफ झेलिए। फिर आप कंपटीशन करेंगे तो झेलनी पड़ेगी, वरना आपकी नॉर्मल बता रही हूं मैं, नॉर्मल 50 से 55% में कट ऑफ जाने वाली है। बहुत ज्यादा तैयारी बच्चा नहीं कर रहा है, तो हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। आप बिल्कुल अवेयर रहिए, और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। सोचिए, जिनकी जीके की बदौलत 2016 की वैकेंसी में बच्चे सिलेक्शन ले गए, सिर्फ जीके अच्छी है तो ले गए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रेगुलर राजस्थान के लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट थे, रेगुलर थे, उनकी लाइब्रेरी साइंस बहुत अच्छी थी, वो सिलेक्शन ले गए, उनको जीके आता ही नहीं था। तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, बैलेंसिंग करिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज से अपनी यूनिट 1। पेन नहीं है, पेन उधर चला गया शायद। मुकेश शायद पेन उधर है, देखो। ये आप लोगों को बिल्कुल अब एकदम अवेयर रह के और तैयारी कर लेनी है, क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारे लिए तो ये गोल्डन चांस है। नहीं भर रहे फार्म, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे तैयारी, बहुत ही बढ़िया बात है। वीडियो में कर रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम बनेंगे जितने स्टूडेंट है, और लेकिन जैसा आप फोकस रहिए, अगर 5 जगह फार्म भर के 5 जगह पढ़ेंगे तो एक जगह भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको फोकस रहना है, इसी में ध्यान देना है 10 सितंबर तक। अगर तैयार हो तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप सब सिलेक्शन ले जाओगे, बिकॉज जो माहौल मुझे दिख रहा है मार्केट में इस समय में, हर बच्चा सोया हुआ है, सिलेबस का इंतजार कर रहा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आना ही आना है। हाँ बोलो। हाँ, तो एलआरसी सीआरसी मैंने कल भी बोला था, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल या आपका क्लासिफिकेशन। सीआरसी क्या था? क्लासिफिकेशन रिसर्च सर्किल। एलआरसी में मैंने लिखा है लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल में डॉक्टर रंगनाथन के घर पर हर संडे को एक मीटिंग होती थी, जिसमें मुख्य रूप से वर्गीकरण पर अनुसंधान या वर्गीकरण की विचार विमर्श किया जाता था। कल मैंने बोला भी था आपको क्लास में। कौन से सर ने कितना बताया? 50-51, और मैंने लिखा है 1951। नहीं, मैंने 51 लिखवाया, 1951 लिखा है। सर ने भी तो 50-51 ही बोला है। अच्छा ठीक है, और क्या है बताओ। और सीआरसी एलआरसी में तो कोई वो नहीं है, वो मैंने आपको बता भी दिया था, क्योंकि क्लासिफिकेशन पे होती थी वो। एलआरसी लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल या सीआरसी क्लासिफिकेशन रिसर्च सर्किल। और बताइए, बस यही है ना, और कुछ नहीं है? कोई बात नहीं, चलिए ऐसे डाउट्स आप क्लियर कर लिया करिए। वो मैंने बताया आपको, सीआरसी एलआरसी इज ऑलमोस्ट सेम। रंगनाथन ने रिसर्च की थी एक्चुअल में क्लासिफिकेशन पर ही, और मैंने क्लास में भी बताया था ये आपको। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दी 51 ही है। हाँ, अब हम आते हैं बच्चों अपना यूनिट 1 पर। यूनिट 1 है आपकी ज्ञान जगत या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, और हम पढ़ेंगे कि ये ज्ञान जगत क्या है या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ये ज्ञान क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस ज्ञान जगत क्या है। ज्ञान क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान।
ये ज्ञान है जिसने मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से अलग बनाया है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल है, समझ है। दैट्स वाई मनुष्य अलग है बाकी सभी पशु पक्षी और अन्य प्राणियों से। तो ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित किया जाता है, दैट इज नॉलेज। अब अगर हम नॉलेज की बात करें तो ज्ञान को आप कैसे आप अर्जित कर सकते हैं? ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं अपने पर्सनल अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मतलब आपका व्यक्तिगत अनुभव हो या प्रायोगिक कौशल हो, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करके होगा, और जो आपका व्यक्तिगत अनुभव से होगा वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान होगा। आप ध्यान में कभी बैठे और आपको कुछ नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, ध्यान मुद्रा में मग्न है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस की, जैसे न्यूटन ने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल नॉलेज है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। और अंतर्मन में ध्यान में जो बुद्ध ने किया, जो महात्मा मान लीजिए कोई भी किसी भी सन्यासी ने किया, वो है आपका अंतर्दृष्टि या अंतर्मन में या आपके व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो ज्ञान या तो आपके व्यक्तिगत अनुभव या तो आपके प्रायोगिक कौशल या जानकारी जो प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, किसी सिद्धांत पर आधारित हो, वही ज्ञान है। मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पर्सनल अनुभव किया और वो ज्ञान हो गया। वो प्रामाणिक होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, वो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, तभी वो ज्ञान है, वरना वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस ज्ञान के जगत को? क्योंकि आपकी लाइब्रेरी क्या है? ज्ञान का जगत। तो सबसे पहले तो हम जाने कि ये ज्ञान जगत क्या है, ये ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे बना, ज्ञान की परिभाषाएं, ज्ञान के प्रकार, और ज्ञान को किस प्रकार से ये ज्ञान बना है, कौन कौन व्यक्तियों ने ज्ञान को वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। सबसे पहले अरस्तु थे जिन्होंने देखा कि ये ज्ञान एक समान नहीं है, ये अलग अलग है। तो सब मैं आपको ज्ञान पढ़ाऊंगी, फिर ज्ञान के बाद ज्ञान जगत पढ़ाऊंगी, फिर ज्ञान जगत के बाद हम मान लेते हैं कि ज्ञान जगत और विषय जगत सेम है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान जगत अव्यवस्थित है, असीमित है, अनंत है, लगातार बढ़े जा रहा है, जिसका कि अध्ययन करना किसी 1, 2 या 5, 10 व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। बिकॉज ज्ञान जगत में तो सभी कुछ आ गया, नेचुरल साइंस भी आ गई, ह्यूमैनिटीज भी आ गई, सोशल साइंस भी आ गई। तो ज्ञान जगत को बांटा विषय जगत में। ये विषय जगत सीमित है, व्यवस्थित है, और इसका आपके और मेरे द्वारा अध्ययन किया जाना संभव है। ज्ञान जगत जैसे सोशल साइंस, विषय जगत जैसे लाइब्रेरी साइंस। तो वी आर नॉट एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन सोशल साइंस। हम इतने सक्षम नहीं है, कोई भी आप में और हम में से, कि हम सामाजिक विज्ञान को समझ सके। ऊपर ऊपर से समझ सकते हो, बट गहराई में अगर आपको किसी विषय को समझना है तो हमें किसी ज्ञान जगत की किसी शाखा को समझना है तो हमें विषय जगत के क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा। ज्ञान व्यवस्थित है, असीमित है, अनंत है, अपरिमित है, और इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। बट जो विषय है वो सीमित है, व्यवस्थित है, और उसका आपके और हमारे द्वारा अध्ययन करना संभव है। इसीलिए ज्ञान जगत के टुकड़े हुए, और ज्ञान जगत के टुकड़े करके इसको अलग डिफरेंट विषयों में बांटा, और डिफरेंट विषय में डिफरेंट विषय विशेषज्ञों ने ज्ञान का अध्ययन किया। ज्ञान की गहराई कम होती चली गई, ज्ञान की विस्तार कम होता चला गया, लेकिन गहराई बढ़ती चली गई। चलिए देखते हैं हम। ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों का मतलब तो पता है ना हमें, आपको 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान।
आंख, नाक, और क्या है? मुंह, जिह्वा और स्किन। स्किन से कैसे ज्ञान होता है बताइए? हाँ, सेंसेशन होती है। और जिंगा से स्वाद का पता लगता है हमें। अगर हमें किसी मतलब सेंसेशन से तो बहुत चीजें पता लगती है साइंस में। सेंसेशन से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आंख, नाक और मुंह तो है ही ज्ञान के प्रमुख स्रोत, और जिंगा और आपकी स्किन इस ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे कि हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान। लिखिए, ज्ञान ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीव जंतुओं ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों से ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों से अलग है। पशु पक्षियों से अलग है। इसे व्यक्तिगत अनुभव प्रायोगिक कौशल अथवा जानकारी के माध्यम से ही इसे व्यक्तिगत अनुभव, प्रायोगिक कौशल अथवा जानकारी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे व्यक्तिगत अनुभव, प्रायोगिक कौशल अथवा जानकारी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें प्राप्त होने वाली सारी सूचनाएं ज्ञान नहीं होती। हमें प्राप्त होने वाली सारी सूचनाएं ज्ञान नहीं होती है। ज्ञान वो है जो विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा तथ्यों पर आधारित है। ज्ञान वो है जो विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा तथ्यों पर आधारित है। विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा तथ्यों पर आधारित है। अब लिखिए ज्ञान की परिभाषा। देखिए, अगर किसी के मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं आपको दिन में हजारों सूचनाएं प्राप्त होती होगी, वो ज्ञान नहीं है। जो विश्वसनीय, प्रामाणिक है, तथ्यों पर आधारित है, फैक्चुअल है, सिद्धांतों पर, नियमों पर, कानून पर, वो है ज्ञान आपका। अब नेक्स्ट है आपकी ज्ञान की परिभाषा। मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज का मतलब है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग कर रही है, ठीक है। लेकिन आपकी जो साधारण बोलचाल हो रही है दैट इज नॉट नॉलेज। हम उस नॉलेज की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में विश्वसनीय, प्रामाणिक, तथ्यों पर आधारित या कोई कॉन्सेप्चुअल बात है, कोई काम की बात है। सारे दिन में हजारों बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों में से हो सकता है कि आपकी 20-30% बात ज्ञान से रिलेटेड हो, बाकी फालतू की इधर उधर की गॉसिप्स हो। दैट इज नॉट नॉलेज। सिर्फ मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि गॉसिप इज नॉट नॉलेज। नॉलेज मीन्स जो आप अभी यहां सुन रहे हैं दैट इज नॉलेज। चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं, और पहली परिभाषा लिखी है रसेल ने। पहली परिभाषा है आपकी रसेल की। एक एक परिभाषा समझाऊंगी। पहली परिभाषा है रसेल की। ज्ञान न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित, ज्ञान न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास है।
ज्ञान न्याय पूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास है। ज्ञान न्याय पूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स चलती हैं, सारी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। आपने अगर कोई बुक लिखी है, ऑथर ने न्याय पूर्वक, यानी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन लिए वो ऑथेंटिक है, सत्य है और वो वाकई में सही है, तो ही वो आपको ज्ञान देगी, वरना वो आपको अज्ञानी भी बना सकती है। ज्ञान न्यायपूर्वक मतलब आपने पूरी सत्यता ईमानदारी के साथ तथ्यों को जानने और परखने के बाद अगर कुछ चीज अपने पाठकों को सौंपी है या समर्पित की है या उनको परोसी है, दैट इज नॉलेज। दूसरी परिभाषा है आपकी शेफाली गुप्ता की। शेफाली गुप्ता की, और शेफाली गुप्ता ने कहा है, उन्होंने रसेल की परिभाषा को ही आगे बढ़ाते हुए कहा है। रसेल ने क्या परिभाषा दी है? ज्ञान सत्यता पर आधारित विश्वास है। शेफाली गुप्ता ने कहा ज्ञान विश्वास या मत से कुछ अधिक है। उन्होंने कहा सत्यता पर आधारित खाली विश्वास ही नहीं है, ज्ञान विश्वास या मत से कुछ अधिक है। लिखिए, शेफाली गुप्ता के अनुसार, शेफाली गुप्ता के अनुसार ज्ञान विश्वास या मत से कुछ अधिक है। शेफाली गुप्ता के अनुसार ज्ञान विश्वास या मत से कुछ अधिक है। आपका विश्वास है या आपका कोई मत है, कोई आपका राय है, मत मतलब राय, उससे कुछ अधिक है। राय इज नॉट नॉलेज। राय कभी भी ज्ञान नहीं होती जब तक कि उसको प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर परीक्षण करके प्रमाणित नहीं कर लिया जाता, तब तक वो ज्ञान नहीं है। तो शेफाली गुप्ता ने रसेल की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ज्ञान विश्वास या मत से कुछ अधिक है। सत्यता पर आधारित विश्वास नहीं, उससे भी कहीं अधिक आगे आप बढ़ोगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। तीसरी परिभाषा है रायले की। तीसरी परिभाषा है रायले की। और रायले ने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी है जिसको हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज मीन्स अपने आप को जानना। आप अगर अपने आप को, स्वयं को जान गए, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को जान गए और उस पर आपने वर्क करना प्रारंभ कर दिया, दैट इज नॉलेज एंड दिस इज अ फैक्ट। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ को जान लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो 100% यही नॉलेज है। जब आप स्वयं को जानेंगे तो दुनिया को जानेंगे। जब आप स्वयं को जानेंगे तब आप दुनिया को जान सकते हैं। आप किसी के बारे में कोई मत या राय हम नहीं बना सकते। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट। तो रायले ने क्या कहा है? ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना। लिखिए, रायले के अनुसार ज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है, रायले के अनुसार ज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना। अपनी क्षमताओं को पहचानना। ज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना। रायले के अनुसार ज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना। ठीक है, तो अगर आपने अपनी क्षमताओं को जान लिया तो वो क्या बन गया है? ज्ञान। क्लियर है परिभाषाएं? अब इन परिभाषाओं से 3 बातें निकल के आती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान में कितने चीजें शामिल है? एक तो व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। सारा दिन बैठ के व्हाट्सएप पे गॉसिप कर रहा है या मूवी देख रहा है, उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पहली चीज है ज्ञान के लिए एक व्यक्ति जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु यानी कि जिसको जानने की इच्छा है, लालसा है, वस्तु जिसके बारे में वो जानना चाहता है
और जानने की प्रक्रिया। ज्ञान में 3 तत्व शामिल होते हैं। अगर आपको ज्ञान या नॉलेज या नॉलेजेबल पर्सन होना है तो क्या चीजें हैं? पहला तो व्यक्ति जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है। आप जो जानना चाहते हो कि 3rd ग्रेड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती है। वस्तु जो आपने ली एंड जानने की प्रक्रिया, उनको पढ़ा एंड पढ़ने के बाद आपने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित होने के बाद फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में सक्सेस हुए। ठीक है, लिखिए उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ज्ञान के अंतर्गत, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ज्ञान के अंतर्गत 3 तत्व शामिल हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ज्ञान के अंतर्गत 3 तत्व शामिल हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ज्ञान के अंतर्गत 3 तत्व शामिल हैं। पहला है व्यक्ति जो जिज्ञासु है। व्यक्ति जो जिज्ञासु है। दूसरा है वस्तु जिसके बारे में जाना या जानना है या जाना जाए। वस्तु जिसके बारे में जाना जाए। और तीसरा है जानने की प्रक्रिया। ये तीनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्यक्ति, वस्तु और प्रक्रिया, प्रोसेस। यहां तक क्लियर है? अर्थ समझ आ गया आपको? परिभाषाएं तीनों समझ आ गई? क्या क्या फैक्ट्स हैं ज्ञान में, आप कैसे ज्ञान को जान सकते हैं, समझ आ गया? अब हम देखेंगे ज्ञान के प्रकार या टाइप्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के प्रकार टाइप्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के प्रकार या टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब देखिए ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो जैसे वो हमें अवेलेबल है यानी उपलब्धता के आधार पर, और दूसरा उसकी नेचर के आधार पर। 2 प्रकार होते हैं ज्ञान के। पहला है उपलब्धता के आधार पर और दूसरा है उसकी नेचर या प्रकृति के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर 3 प्रकार का ज्ञान होता है। पर्सनल नॉलेज, सोशल नॉलेज एंड थर्ड वन इज आपकी सेमी सोशल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज हर व्यक्ति को होती है, ठीक है। पर्सनल नॉलेज व्यक्तिगत ज्ञान। आपने कोई लेटर लिखा हो, आपने कोई आर्टिकल लिखी हो, आपने कोई बुक लिखा हो, आपने कोई नोट्स लिखे हो, इस लाइब्रेरी साइंस की भी व्यक्तिगत नॉलेज हर व्यक्ति में होती है। अब ये उस व्यक्ति पे निर्भर करेगा कि वो शेयर करेगा कि नहीं। तो व्यक्तिगत नॉलेज को आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि उस व्यक्ति में उसको शेयर करने की या उसको मतलब आपसे साझा करने की उसकी मनोवृत्ति नहीं है। आज तो मेरे साथ भी अव्यवस्था
हो रही है, जैसे मैं बताया करती हूँ क्लास में, वही हो रहा है। हाँ, तो देखिए व्यक्तिगत नॉलेज, इसको बंदी कर देती हूँ मैं। जब तक फोन आ रहा है बंद भी नहीं होगा। हाँ, तो व्यक्तिगत नॉलेज हर व्यक्ति में होती है। कोई अपने लेटर लिखता है, कोई डायरी लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई बुक लिखता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो शेयर करता है कि नहीं। तो व्यक्तिगत नॉलेज तब तक पब्लिक नहीं हो सकती जब तक कि उस व्यक्ति की मंशा ना हो शेयर करने की। हर व्यक्ति में पर्सनल ज्ञान होता है, हर तरह का। कोई कुकिंग का है, किसी में बुनाई कढ़ाई सिलाई का है, किसी में योगा की बहुत अच्छी जानकारी है, सब में है पर्सनल नॉलेज, चाहे वो लेखों में आर्टिकल में है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन कि वो शेयर करना चाहता है कि नहीं। दूसरी है सोशल नॉलेज, सामाजिक नॉलेज। सामाजिक नॉलेज सामान्यतः सार्वजनिक संस्थानों जैसे लाइब्रेरी है, या आपकी यूनिवर्सिटी है, या आपका कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, उसके द्वारा आपको सामान्यतया फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है सामाजिक नॉलेज। सामाजिक नॉलेज को सार्वजनिक नॉलेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि सामाजिक ज्ञान को सामान्यतया सार्वजनिक संस्थानों के द्वारा मुक्त रूप से समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि समाज का सभी व्यक्ति शिक्षित और सूचित और एक सभ्य नागरिक की भूमिका निभा सके देश के डेवलपमेंट में। तीसरी होती है अर्ध सामाजिक नॉलेज। सेमी सोशल नॉलेज क्या है? सारी जो आपकी सोशल नॉलेज है वो शेयर नहीं की जा सकती है। सामाजिक ज्ञान सारा सभी व्यक्तियों को शेयर नहीं किया जा सकता है। कुछ सीक्रेट नॉलेज भी होती है, जैसे आपका आयकर या आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड, आपका बैंक से रिलेटेड, या आपकी कोई पर्सनल नॉलेज है वो आपको नहीं मिलेगी। सब बच्चों को, आपको तो मिलेगी, बैंक आपको तो देगा, आपकी इनकम से रिलेटेड या आपकी पासबुक से रिलेटेड स्टेटमेंट या कोटा ओपन आपको तो देगा, आपकी मार्कशीट, बाकी बच्चों को नहीं देगा। तो आपके लिए तो वो पब्लिक है, बट बाकी के लिए पब्लिक नहीं है। तो अर्ध सामाजिक, पर्सन टू पर्सन, मतलब इनके लिए तो पब्लिक है क्योंकि इनको तो मिल रही है, बट इनके लिए नहीं है, इनको नहीं मिल रही। तो वो अर्ध सामाजिक ज्ञान, अर्ध सामाजिक ज्ञान वो होता है, वो ज्ञान जो समाज के सभी सदस्यों के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन सभी सदस्यों को सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ऐसे भी अर्ध सामाजिक ज्ञान तब भी हो जाता है, जैसे मैं अगर यूट्यूब पे लाइव आई हूं, तो आप में से अगर 10 बच्चों ने देखा है तो 10 ने नहीं, मैंने तो सबको दिया है, मुफ्त रूप से सबको दिया है, बट आप में से 10 के लिए तो वो पब्लिक नॉलेज हो गई और 10 के लिए सेमी, क्योंकि वो उन्होंने नहीं देखा, तो उनके लिए अर्ध सामाजिक ज्ञान हो गया। तो उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत, हर व्यक्ति में होता है, उस व्यक्ति पे मर्जी है, वो शेयर करेगा तो वो पब्लिक होगा, नहीं करेगा तो वो पर्सनल नॉलेज ही रहेगी। दूसरी है सामाजिक। सामाजिक ज्ञान वो है जो समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि समाज के सभी सदस्य शिक्षित बने, सभ्य बने और हमारे देश के विकास में योगदान दे। और तीसरा नॉलेज होता है आपका जो है अर्ध सामाजिक। अर्ध सामाजिक ज्ञान या तो आपकी अज्ञानता की वजह से आप नहीं देख पाए तो वो अर्ध सामाजिक रह गया, या सरकार की या व्यक्ति की या पॉलिसी या संस्था की इसकी हर व्यक्ति को हर ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो वो अर्ध सामाजिक ज्ञान। मतलब सामाजिक ज्ञान, अर्ध सामाजिक ज्ञान में सिर्फ इतना फर्क है, ज्ञान तो सामाजिक ही है, बट जिस पर्सन टू पर्सन उपलब्ध है तो उसके लिए सामाजिक है, और दूसरे को नहीं उपलब्ध है उसके लिए अर्ध सामाजिक ज्ञान है। तो लिखिए ज्ञान के प्रकार में पहला प्रकार है आपका ज्ञान का, ज्ञान का पहला प्रकार है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर
based upon availability. उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत ज्ञान, पर्सनल नॉलेज। एक एक की थ्योरी भी लिखा दूंगे आपको। दूसरी है सामाजिक ज्ञान, ठीक है, मैं थ्योरी लिखा दूंगी साथ ही साथ, यानी सोशल नॉलेज। एंड तीसरा है आपका अर्ध सामाजिक ज्ञान। अर्ध सामाजिक ज्ञान, सेमी सोशल नॉलेज। ये आप क्योंकि लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो, इससे आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान के भंडार के बीच में बैठने वाले हो, और हमारे तो भाई प्रश्न से मतलब है, प्रश्न आते हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत ज्ञान लिखिए, पूरी टेबल मत बना लड़की, एक एक करके लिख लो, तो बना लो फिर। आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो आप बता देना भाई। जैसे मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत मुश्किल है, तो अभी हितेंद्र सर को बोल के फिर वो, जैसे मैंने डीडीसी बोल दिया, अभी डीडीसी एंड मेलविल ड्यूई जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट मुझे लगता है लाइब्रेरी एक्ट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। बिना लाइब्रेरी एक्ट के आज तक कोई पेपर नहीं बना, और बहुत छोटा सा है, 19 राज्यों का है। और आपको लगता है जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का तो मेरा भी बहुत वीडियो पड़ा है, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी आता ही आता है क्वेश्चन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी क्या है, उसके अलावा आपके दिमाग में आता है ना, बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और कुछ आइडिया आया हो, मेरे दिमाग में ना आया हो, तो यू कैन सजेस्ट, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, 2-4 बच्चे मिलके मुझे बताइए, फिर वो वाली क्लास चाहे मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई कहीं लगे ना कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कैनन्स में थी दिक्कत, थी ना, अभिधारणाएं सूत्रों में थी दिक्कत, जब भी आप ये दोबारा पढ़ोगे तो आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए लिखिए पर्सनल नॉलेज या व्यक्तिगत ज्ञान। व्यक्तिगत ज्ञान क्या है बच्चों, जो हर व्यक्ति में है ना, सब में होता है। लिखिए व्यक्तिगत ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान सामान्यतया पत्रों, लेखों या व्यक्तियों के मस्तिष्क में निहित होता है, या व्यक्तियों के मस्तिष्क में निहित होता है। व्यक्तिगत ज्ञान पत्रों, लेखों या व्यक्तियों के मस्तिष्क में निहित होता है, मस्तिष्क में होता है। सामान्यतया यह ज्ञान उस व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। सामान्यतया यह ज्ञान उस व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। सामान्यतया यह ज्ञान उस व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, और जब तक वह इस ज्ञान को किसी से, और जब तक वह इस ज्ञान को किसी से शेयर नहीं करता, किसी से साझा नहीं करता,
व्यक्तिगत ज्ञान कहलाता है। व्यक्तिगत ज्ञान कहलाता है। आपकी सबकी होगी कुछ ऐसी बातें भी जो आप किसी से आपने आज तक शेयर नहीं की होगी, वो आपकी पर्सनल नॉलेज है। जब हम शेयर कर देते हैं तो वो अर्ध सामाजिक है। अगर आपने एक दो से की और आपने सोशल मीडिया पे कर दी तो वो सामाजिक ज्ञान हो गया। ठीक है ना? आपकी पर्सनल नॉलेज है, सब में होती है। आपने कहीं लिखी होगी डायरी, या वैसे दिमाग में होगी, लिखी नहीं लेकिन दिमाग में है। कोई चीज आपके साथ अच्छी बुरी घटना, कुछ चीजें होती है, दैट इज योर पर्सनल नॉलेज। सामाजिक ज्ञान लिखिए। इस ज्ञान को सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा, इस ज्ञान को सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा समाज के सभी सदस्यों को, इस ज्ञान को सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाने का, समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। जैसे पुस्तकालय, शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय, शैक्षणिक संस्थाएं अथवा शैक्षणिक संस्थाएं अथवा विद्वत संस्थाएं, विद्वत संस्थाएं जैसे डेलनेट। पुस्तकालय, शैक्षणिक संस्थाएं अथवा विद्वत संस्थाएं सामाजिक ज्ञान प्रदान करती है। सामाजिक ज्ञान प्रदान करती है। इस ज्ञान को सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं। इस ज्ञान को सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या है बच्चों? अर्ध सामाजिक ज्ञान। लिखिए। लिखिए, ज्ञान सामाजिक है या अर्ध सामाजिक? ज्ञान सामाजिक है या अर्ध सामाजिक? यह इस बात पर निर्भर करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध है या नहीं। समाज के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध है या नहीं। जैसे व्यक्तियों के बैंक खाते की डिटेल, जैसे व्यक्तियों के बैंक खाते, आयकर खाते, आयकर खाते की डिटेल सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। जैसे व्यक्तियों के बैंक डिटेल, आयकर डिटेल आदि सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, अतः यह अर्ध सामाजिक ज्ञान है। अतः यह अर्ध सामाजिक ज्ञान है।
अब दूसरा ज्ञान का प्रकार है उसकी प्रकृति के आधार पर। दूसरा है प्रकृति के आधार पर, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ नॉलेज। और यहीं से क्वेश्चन आता है, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ नॉलेज। पहला है बुद्धि संगत ज्ञान। आपने देखा होगा कई एग्जाम में क्वेश्चन, रेशनल नॉलेज क्या होती है? रेशनल नॉलेज, रेशनल नॉलेज। दूसरी है अंतर्दर्शी ज्ञान, अंतर्दर्शी ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, intuitive knowledge. And third one is तीसरी है साइंटिफिक या वैज्ञानिक ज्ञान। तीसरा है आपका वैज्ञानिक ज्ञान या साइंटिफिक नॉलेज। और यहीं से क्वेश्चन आता है, ये तो आपने जनरल समझ लिया नॉलेज के, बट ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। रेशनल नॉलेज क्या है, इंट्यूटिव नॉलेज क्या है। आपका प्रश्न आया था आत्माओं से बात करना, या जितने भी साधु सन्यासी हैं जब वो ध्यान करते हैं तो वो कौन सी ज्ञान है? ज्ञान तो उनको प्राप्त होता है अंतर्दर्शी, वो स्वयं से बातें करना इज अंतर्दर्शी ज्ञान। आप स्वयं में अंदर झांक के देख रहे हो, दैट इज इंट्यूटिव नॉलेज। एंड साइंटिफिक नॉलेज जो प्रयोगों पर, सिद्धांतों पर, निष्कर्षों पर आधारित है, जो एनालिटिकल सिंथेसिस है, जो अविभाजित है, वो वैज्ञानिक ज्ञान। और बुद्धि संगत ज्ञान क्या है? बुद्धि संगत ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामाजिक और वैज्ञानिक। सामाजिक ज्ञान दर्शन पे आधारित होता है, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों और प्रयोगों पर आधारित होता है। बुद्धि संगत ज्ञान अनुसंधान के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा, रिसर्च के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जो अंतर्दर्शी ज्ञान है, जो स्वयं से बातें करते हैं, वो मस्तिष्क की अवचेतन अवस्था में प्राप्त किया जाता है ध्यान के माध्यम से। और तीसरा साइंटिफिक नॉलेज, आप जानते ही हैं, ज्ञान का पहली अवस्था होती है ये अवस्था बढ़ के आगे बढ़ती है अंतर्दर्शी में। जब तक आपको बुद्धि संगत नॉलेज नहीं, आप अंतर्दर्शी नॉलेज की तरफ नहीं जा सकते। और जब आपको इंट्यूटिव नॉलेज है तो उसका लास्ट और फाइनल स्टेज होती है, दैट इज साइंटिफिक या वैज्ञानिक ज्ञान। चलिए हम रेशनल नॉलेज क्या है पहले मैं समझाऊंगी, फिर लिखवाऊंगी। व्हाट इज रेशनल नॉलेज? सब में, हम में, किसी में ज्यादा किसी में कम। बुद्धि संगत ज्ञान सब में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, इसलिए कि किसी ने अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाया है, प्रयोगों में, अन्वेषण में, सिद्धांत में, पढ़ने में, और किसी ने गलत दिशा में लगाया है। तो बुद्धि संगत ज्ञान हम सब में उपलब्ध है, लेकिन ज्यादा और कम कैसे है? ये बुद्धि संगत ज्ञान जो है ये आपको एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं यानी आप साइंटिफिक कुछ नॉलेज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से, अनुभव से। कुछ लोगों को आप कहते हो ना उसका अनुभव इतना ज्यादा है कि उसको ज्ञान तो होगा। महिलाओं को किसी भी में भी देख लो, जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो गया तो जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो कई सारे आपको उपाय बताती हैं। वो कुछ पढ़े थोड़ी होते हैं, उन्होंने अनुभव के आधार पर उन्होंने कई सारे बच्चों को उस अवस्था में देखा होता है और उन्होंने अनुभव किया होता है, तब वो अपने अनुभव के आधार पर। और हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी, मान लीजिए आप रात में देर से नहीं कहीं बाहर निकलना, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चे को ये नहीं खिलाना चाहिए, 5 साल तक ये देना चाहिए, सब अनुभव है। डॉक्टर ने तो कह दिया
लेकिन बुजुर्ग महिलाएं कहती है डॉक्टर नहीं, क्योंकि उन्हें अनुभव है। तो वो अनुभव पर आधारित ज्ञान, जो बुद्धि संगत ज्ञान है, हम सब में होता है। एक्चुअल में हम सबकी बुद्धि समान होती है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई बहुत बुद्धिमान होता है और कोई बहुत डपोशंक होता है। हम सबका बुद्धि का नॉलेज समान होता है, लेकिन हम में से कोई किस दिशा में जा रहा है और कोई किस दिशा में। अगर आप ये बोलते हो कि मैं 4 काम एक साथ नहीं कर सकता, तो मतलब आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है, आप एक ही काम एक बार में कर पाएंगे। और अगर आप कहते हो आई कैन डू, तो आप कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको संदेश देना पड़ता है। तो बुद्धि संगत ज्ञान इज एक्चुअल में सिर्फ आप अपने आप को स्वयं को समझना और सही दिशा में लगाना इज रेशनल नॉलेज। तो देखिए, रेशनल नॉलेज लिखिए, बुद्धि संगत ज्ञान के बारे में पहले लिखिए। बुद्धि संगत ज्ञान यह ज्ञान सभी व्यक्तियों में होता है। यह ज्ञान सभी व्यक्तियों में होता है। इसे अनुभव, एक्सपीरियंस, इसे अनुभव, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट अथवा शोध के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अथवा शोध के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अथवा शोध के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि संगत ज्ञान प्रामाणिक, विश्वसनीय। बुद्धि संगत ज्ञान प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा निष्कर्षों पर आधारित होता है। बुद्धि संगत ज्ञान प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा निष्कर्षों पर आधारित होता है। प्रामाणिक, बुद्धि विश्वसनीय तथा निष्कर्षों पर आधारित होता है। सिद्धांतों एवं प्रयोगों के पश्चात, सिद्धांतों एवं प्रयोगों के पश्चात वैज्ञानिक ज्ञान की तथा सिद्धांतों एवं प्रयोगों के पश्चात वैज्ञानिक ज्ञान की तथा सूत्रों व नियमों के पश्चात सामाजिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दार्शनिक ज्ञान के पश्चात दार्शनिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दार्शनिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ये आपका बुद्धि संगत ज्ञान। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति में ये आप पे निर्भर है कि आप अपनी बुद्धि को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर आपने क्या कर दिया, आपने प्रयोगों में लग गए, आपने कोई ना कोई परीक्षण किया या कोई सिद्धांत बनाया, तो वो कौन सा ज्ञान होगा? साइंटिफिक नॉलेज। आपने कोई सूत्र या नियम बनाए, तो वो कौन सी नॉलेज होगी? दार्शनिक नॉलेज। जैसे रंगनाथन के 5 सूत्र,
दार्शनिक उनके फिलॉसफी पर ही आधारित है। रंगनाथन के 5 सूत्र है, या न्यूटन का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का, वो वैज्ञानिक ज्ञान है, और रंगनाथन के 5 सूत्र है वो दार्शनिक ज्ञान है। हर व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो वैज्ञानिक ज्ञान होगा, और अगर वो कुछ सूत्र और सिद्धांतों को बना रहा है तो वो आपका दार्शनिक ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अब दूसरी नॉलेज मैंने क्या लिखाई थी? अंतर्दर्शी ज्ञान। लिखिए, बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर, अंतर्दर्शी ज्ञान में लिखिए, बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर, बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर, बुद्धि संगत यानी रेशनल नॉलेज विकसित होकर अंतर्दर्शी ज्ञान में परिणत हो जाता है। बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर अंतर्दर्शी ज्ञान में परिणत हो जाता है। अंतर्दर्शी ज्ञान में बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर अंतर्दर्शी ज्ञान में परिणत हो जाता है, जिसे कभी कभी तो मस्तिष्क की अवचेतन अवस्था में प्राप्त किया जाता है। जिसे कभी कभी तो मस्तिष्क की अवचेतन अवस्था में प्राप्त किया जाता है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि नेताओं के द्वारा दिया गया भाषण कैसा ज्ञान है? कैसा ज्ञान है? यह भी प्रश्न आया है। सार्वजनिक ज्ञान। नेताओं के द्वारा दिया गया भाषण, मास कम्युनिकेशन हमेशा पब्लिक नॉलेज, ये भी एक प्रश्न आया है। नेताओं के द्वारा दिया गया भाषण निम्नलिखित में से किस ज्ञान? मास कम्युनिकेशन है ना, पब्लिक को मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप सबको मिल रहा है, तो वो पब्लिक नॉलेज है। सार्वजनिक या सामाजिक ज्ञान। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि स्वयं से बात करना या आत्मा से बात करना निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्ञान है? अंतर्दर्शी। स्वयं से आप बात कर रहे हैं, अंदर अपने आप में वर्क कर रहे हैं, दैट इज अंतर्दर्शी ज्ञान। जो मैंने ज्ञान के बारे में जो परिभाषा लिखी है, वो अंतर्दर्शी ज्ञान की परिभाषा किसने लिखी है? किसने लिखी है? रायले ने। स्वयं की क्षमताओं से परिचित होना, यही तो बताया उन्होंने, अपने आप को जानना। हाँ, तो दूसरा है जिसे कभी कभी तो मस्तिष्क की अवचेतन अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि इस ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, अंतर्दर्शिता, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, अंतर्दर्शिता, समझ आदि से होती है। इस ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, समझ, अंतर्दर्शिता आदि से होती है। अंतर्दर्शिता आदि से होती है। समझ आ गया बच्चों आपको? नेताओं के द्वारा दिया गया भाषण मास कम्युनिकेशन, पब्लिक नॉलेज। सार्वजनिक भाषण हो गया ना, या सामाजिक। सामाजिक और सार्वजनिक दोनों मैंने बताया, इसको सामाजिक को सार्वजनिक भी बोलते हैं। अगर आपकी बैंक डिटेल्स है, दैट इज अर्ध सामाजिक। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, अर्ध सामाजिक। आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड अर्ध है, तो वो बैंक के पास तो सबका है, बैंक के लिए तो सामाजिक है वो, लेकिन सबको सारा तो नहीं दे रहा ना, वो जिसका जिससे रिलेटेड है वही दे रहा है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट के पास तो सबकी, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 2020 की आप पूछोगे कि किसकी वो है मार्कशीट, सबकी है, बट वो सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि सबको सबकी मार्कशीट नहीं दी जा रही, नहीं दिखाई जा रही। आपको पता है, दिखा भी नहीं सकते हम, ये भी लीगल नहीं है, आप किसी की मार्कशीट किसी को नहीं दिखा सकते हो।
एक बच्चे ने ITR लगा दी थी, RTI, कि भैया वो मेरे बगल में बैठ के मुझसे टीप रहा था, तो वो तो पास हो गया और मैं पास कैसे नहीं हुआ, उसकी मार्कशीट दिखाई जाए। तो सीधा RTI में ये बताया कि ये कानूनन अवैध है, आप किसी के भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तीसरा ज्ञान कौन सा है? वैज्ञानिक ज्ञान। और ये ज्ञान की अंतिम अवस्था है। यही प्रकार होते हैं ज्ञान के, तीन तो है, व्यक्तिक, उपलब्धता के आधार पर और प्रकृति। ये ज्ञान की अंतिम अवस्था है वैज्ञानिक ज्ञान। अब हम ज्ञान को समझ गए। लिखिए, वैज्ञानिक ज्ञान या साइंटिफिक नॉलेज, यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। वास्तव में ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप ही विज्ञान है। ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप ही विज्ञान है। वास्तव में ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप ही विज्ञान है, जिसे प्रयोगों, ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप ही विज्ञान है, जिसे प्रयोगों, परिकल्पनाओं, सूत्रों, सिद्धांतों, ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप ही विज्ञान है, जिसे प्रयोगों, परिकल्पनाओं, सूत्रों, सिद्धांतों तथा नियमों के आधार पर, सूत्रों, सिद्धांतों तथा नियमों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। सूत्रों तथा सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान की यह विशेषता है। वैज्ञानिक ज्ञान की यह विशेषता है कि वह अविभाजित है, अविभाजित है, अभाज्य। वैज्ञानिक ज्ञान की यह विशेषता है कि वह अविभाजित है। उसे तथ्यों के आधार पर ही, विज्ञान की यह विशेषता है कि वह अविभाजित है। उसे तथ्यों के आधार पर ही विभाजित किया जा सकता है। उसे तथ्यों के आधार पर ही विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, वैज्ञानिक ज्ञान विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक ज्ञान विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक होता है। वैज्ञानिक ज्ञान विश्लेषणात्मक, एनालिटिको सिंथेसिस, एनालिटिको सिंथेसिस होता है। कोलन कैसी वर्गीकरण पद्धति है? एनालिटिको सिंथेसिस है ना। तो विज्ञान की भी ये विशेषता है वैज्ञानिक ज्ञान की कि वो एनालिटिको सिंथेसिस होता है। अभी मैं समझाऊंगी कैसे, किसी एग्जाम्पल से। तीन चीजें लिखाई मैंने आपको। वैज्ञानिक ज्ञान सूत्र, सिद्धांत, परिकल्पना, प्रयोग और नियमों पर आधारित है, अविभाज्य है, एनालिटिको सिंथेसिस है। ठीक है, ये वैज्ञानिक ज्ञान की विशेषता है कि एनालिटिको सिंथेसिस है, अविभाज्य है और प्रयोगों और निष्कर्षों पर आधारित है। अब आप मान लीजिए कोलन का ही लेते हैं हम। कोलन को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। मैंने आपको बताया कोलन को बनाने से पहले रंगनाथन ने कितने सारे सूत्र उसमें लगाए, उपसूत्र लगाए।
नियम लगाए, अभिधारणाएं लगाई, पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत लगाए। लगाए कि नहीं लगाए? याद है कि नहीं है? 43 कैनन्स, 13 पोस्टुलेट्स, 8 प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, 5 फंडामेंटल लॉज, 6 बेसिक लॉज। लगाए? तो किस पे आधारित हुई कोलन? प्रयोगों, परीक्षणों, सूत्रों, सिद्धांतों और नियमों। हो गई वैज्ञानिक ज्ञान। दूसरा है अविभाज्य है। कोलन है, कोलन वर्गीकरण पद्धति यानी ज्ञान, साइंटिफिक अगर नॉलेज है तो अविभाज्य है। रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन को फैक्ट्स या तथ्यों के आधार पर रंगनाथन ने कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में। उसको विभाजित करने के लिए फैक्ट्स, पहला भाग उन्होंने क्या डाला है? नेचुरल साइंस। दूसरा क्या है? ह्यूमैनिटीज। और तीसरा क्या है? सोशल साइंस। जब मैं ज्ञान जगत का वर्गीकरण पद्धति में अंकन पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस प्रकार से इसको अविभाजित है और किस प्रकार से विभाजित किया है तथ्यों के आधार पर। और कोलन है एनालिटिको सिंथेसिस। एनालिटिको सिंथेसिस का मतलब है उसमें कोई बने बनाए क्लास नंबर नहीं दिए हैं, आपको हर विषय के टुकड़े कर दिए उन्होंने। हर विषय को 5 भागों में बांट दिया है। आपको किसी भी विषय की किताब आ रही है, आपकी लाइब्रेरी में किताब आई है एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया, तो आप सबसे पहले एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, इस किताब को कौन बच्चा पढ़ेगा। आपके सामने जवाब आएगा, इसको लाइब्रेरी साइंस का बच्चा पढ़ेगा। लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास में जाकर एकेडमिक ढूंढोगे, लाइब्रेरी ढूंढोगे, इंडिया ढूंढोगे, सबके नंबर लगाओगे और बाद में विभिन्न योजक चिन्हों की सहायता से, विभिन्न योजक चिन्हों की सहायता से जोड़ जोड़ के संश्लेषण करके नंबर बनाओगे। कोई बना बनाया क्लास नंबर नहीं है कि आपका बना बनाया डिक्शनरी से आपने देखा एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया, वहां नंबर मिल गया 026.44। आपको हर विषय का विश्लेषण करना है और उसके बाद विभिन्न योजक चिन्हों के माध्यम से संश्लेषण करना है। एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया का नंबर, पहले 2 में आपने पर्सनालिटी जोड़ी, फिर डॉट जोड़ा स्पेस के लिए योजक चिन्ह, फिर आपने 44 जोड़ा आपका इंडिया का नंबर। तो ये है, इसलिए ये साइंटिफिक वर्गीकरण पद्धति कहलाती है कोलन। ये मैंने आपको वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण दिया है। क्लियर हो गया? ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 2। पहला कौन सा है? उपलब्धता के आधार पर कितने ज्ञान के प्रकार हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। और प्रकृति के आधार पर पहला, बुद्धि संगत, दूसरा और तीसरा। हाँ, और बुद्धि संगत ज्ञान जो सब में है, आप में, हम में। अब हम किस दिशा में अपनी बुद्धि को लगाते हैं ये हमारा पर्सनालिटी बताती है। जिस दिशा में आप अपने आप को लगाओगे वही आप बनोगे, वैसी आपकी छवि होगी। जिस दिशा में आप जाओगे वैसी आपकी छवि बनेगी बाद में। और बुद्धि संगत ज्ञान हम सब में, अंतर्दृष्टि जो हमसे इंटेलिजेंट है और वैज्ञानिक जो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है जैसे रंगनाथन। क्लियर है? अब हम आते हैं बच्चों इस ज्ञान जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अभी मैं नॉलेज पे ही आई हूं, ठीक है ना? ज्ञान जगत पे ही हम चल रहे हैं। ज्ञान जगत का वर्गीकरण, ज्ञान जगत का वर्गीकरण। क्वेश्चन कैसे आते हैं साथ साथ में मैं बताती जा रही हूं। आप चाहें तो रेड पेन से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ये मुझे भी नहीं पता था, बाद में बच्चों ने नोट डाउन करा और बच्चों ने बोला कि जो आप बोलती हो मैम ये क्वेश्चन, अब वो कैसे आते हैं, क्योंकि इस फील्ड में मुझे लगभग 20-22 साल का अनुभव है। तो 20-22 साल के अनुभव में इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो वो दिमाग में कहीं कहीं मेमोरी में फीड हो गए हैं कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। ये अब आपको पढ़ाने के लिए क्वेश्चन तो मुझे बनाने ही पड़ते हैं, इसलिए मुझे याद हो जाता है। तो यह है ज्ञान जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज।
और जो क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं दिखे, किसी किताब में ऐसे प्रश्न मिल जाएं जो आज तक आपने कहीं देखे ही नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ना, वो आते ही नहीं है कहीं, इसलिए नहीं देखे आपने। पिछली बार 2018 की वैकेंसी में ऐसी कई किताबें आई जिनमें ऐसे प्रश्न थे जिनका ना तो सर था ना तो पैर था, और बच्चे फिर क्लास में पूछते थे भाई ये प्रश्न आते ही नहीं, अरे मैडम ये तो नया प्रश्न है, तो बड़े पढ़ो तुम नया प्रश्न। जब वो आता है, वो क्यों नया है, वो आया ही नहीं तो नया ही रहेगा ना वो। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अब मैं आपको पहले समझाऊंगी फिर लिखाऊंगी बच्चों। ये ज्ञान जगत पे, इस पे पहला प्रश्न आता है, इस ज्ञान जगत को सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया है? अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने? अरस्तु एरिस्टोटल एक ही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इंडिया को हिंदी में भारत कहते हैं, तो आप ये मत बोलना कि आपने तो इंडिया लिखाया था और वो दूसरा कह रहा है भारत लिखाया था। अरस्तु एंड एरिस्टोटल बोथ आर सेम। अरस्तु ने सबसे पहले, आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन किसने किया है? अरस्तु आए या एरिस्टोटल आए, नाम एक ही है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब उन्होंने, अरस्तु ने ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पहला था काव्य, दूसरा था इतिहास और तीसरा था कानून। संपूर्ण सृष्टि में, विश्व जगत में ज्ञान जगत को विभाजित करने का श्रेय या ज्ञान जगत को वर्गीकृत करने का श्रेय अरस्तु को है, जिन्होंने ज्ञान जगत में सबसे पहले पहला जो विषय रखा, उन्होंने रखा काव्य, जो कल्पना पर आधारित है। दूसरा रखा इतिहास, जो स्मृति पर आधारित है। तीसरा रखा कानून, जो नियमों पर आधारित है। अरस्तु के बाद ज्ञान जगत का नेक्स्ट विभाजन किया है फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने भी ज्ञान जगत को 3 भागों में ही बांटा, लेकिन उन्होंने क्रम अलग कर दिए। उन्होंने पहले रखा इतिहास, फिर उन्होंने रखा काव्य, और तीसरे नंबर पे उन्होंने रखा दर्शन और विज्ञान को। इतिहास जो स्मृति पर आधारित, काव्य जो कल्पना पर आधारित, और दर्शन जो तर्क पर आधारित था। तो ये दूसरा विभाजन किसने किया? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन के बाद W.T. हैरिस ने ज्ञान जगत को विभाजित किया, और फ्रांसिस बेकन का उल्टा ले लिया क्रम। फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले किसको रखा था? इतिहास, तो उन्होंने इतिहास को किधर रख दिया? सबसे लास्ट में। फ्रांसिस बेकन ने दूसरे नंबर पे किसको रखा था? काव्य, उन्होंने भी काव्य को वहीं रखा। फ्रांसिस बेकन ने, तीसरे नंबर पे किसको रखा था? दर्शन, तो उन्होंने क्या करा? दर्शन को सबसे ऊपर ले आए। फ्रांसिस बेकन के क्रम को अपनाया W.T. हैरिस ने, और W.T. हैरिस ने फ्रांसिस बेकन के उल्टे क्रम को अपनाया, और पहले नंबर पर वो ले आए दर्शन को, और लास्ट में वो ले आए इतिहास को। क्रम वही रखे 3, लेकिन वो इस तरीके से 3 नहीं, ज्यादा कर दिए थे उन्होंने, W.T. हैरिस ने। उसके बाद मेलविल ड्यूई ने सेम W.T. हैरिस का या फ्रांसिस बेकन का क्रम अपनाया, ज्ञान जगत को विभाजित किया। और मेलविल ड्यूई ने क्या किया? मेलविल ड्यूई ने ज्ञान जगत की 10 भाग बांटे, और वो 10 भाग किस पर आधारित थे? W.T. हैरिस की वर्गीकरण पद्धति पर। और हैरिस के किस पर आधारित थे? बेकन पर। अगर आपके प्रश्न आता है कि मेलविल ड्यूई की वर्गीकरण पद्धति किस वर्गीकरण पर आधारित है, अगर बेकन और हैरिस दोनों है, तो आप किसको लिखेंगे? क्योंकि हैरिस की पद्धति भी तो बेकन पर ही आधारित थी। हैरिस ने भी तो वर्गीकरण बेकन पर ही किया है। अगर दोनों आ रहा है तो आप बेकन लिखोगे, और हैरिस है तो हैरिस, और बेकन है तो बेकन। एक आएगा जब तो इन दोनों में से एक लिखोगे, बट अगर दोनों आ गए तो आप लिखोगे बेकन पर आधारित है इनकी वर्गीकरण पद्धति। फिर आपका जो विभाजन किया वो किया अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे ने ज्ञान जगत को 2 सिद्धांतों पे आधारित किया। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कैसे बनाया ये ज्ञान जगत? एक विषय के बिना काम नहीं चला,
मतलब दूसरा विषय जरूरी हो गया, निर्भर हो गया तो दूसरा विषय आया। अब इससे काम नहीं चल रहा तो तीसरा विषय आया, तीसरे से काम तो चौथा। उन्होंने कहा ये विषयों का जन्म जो हुआ है, ये बढ़ती हुई निर्भरता, यानी एक से काम नहीं चल रहा तो हम निर्भरता, बढ़ती हुई निर्भरता के सिद्धांत पर हुआ है। और उन्होंने कहा बढ़ती हुई निर्भरता और घटती हुई समानता, जैसे जैसे विषय बढ़ते गए उनमें समानता या उनमें जो सिमिलैरिटी थी वो खत्म होती गई और जटिलता बढ़ती गई। और अगस्त काम्टे ने कहा सबसे पहले, और ये सच है, सबसे पहले जो विषय आया वो उन्होंने कहा मैथ्स, गणित आया। फिर गणित के बाद उन्होंने कहा एस्ट्रोनॉमी आई, एस्ट्रोनॉमी के बाद उन्होंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आई, और फिर ये बाकी सामाजिक विज्ञान के विषय आए हैं। तो अगस्त काम्टे ने सबसे पहले अपने विषयों के वर्गीकरण में रखा है मैथ्स को, और सबसे लास्ट में रखा है सोशियोलॉजी को। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने ज्ञान जगत को विभाजित किया और उन्होंने दो भागों में बांटा, मूर्त और अमूर्त, जो दिखाई दे, जो दिखाई ना दे। हर्बर्ट स्पेंसर ने ज्ञान जगत को दो भागों में बांटा, मूर्त और अमूर्त, जो कॉन्क्रीट है एंड एब्स्ट्रैक्ट है। ज्ञान होने का दो ही भाग है, जो दिखाई दे रहा है यानी सरल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है यानी कठिन है, जटिल है। या तो सरल है ज्ञान या तो और कठिन है ज्ञान। तो चलिए हम पढ़ते हैं ज्ञान जगत का वर्गीकरण, और हम शुरू करेंगे अरस्तु से। ज्ञान जगत का विभाजन पहला है अरस्तु, या इसको बोलते हैं एरिस्टोटल, दोनों लिख लेना आप। एक बार तो बच्चों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, अगस्त काम्टे और एरिस्टोटल। मैम वो अगस्त काम्टे, तो इसलिए अब पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये नाम सेम है। पानी की बोतल भिजवा देना बच्चों। लिखिए, ज्ञान जगत का सर्वप्रथम विभाजन, ज्ञान जगत का सर्वप्रथम विभाजन अरस्तु के द्वारा किया गया था। ज्ञान जगत का सर्वप्रथम विभाजन अरस्तु के द्वारा किया गया था। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को का सर्वप्रथम विभाजन अरस्तु के द्वारा किया गया था। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को, उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को तीन भागों में विभाजित किया। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को तीन भागों में विभाजित किया, काव्य, इतिहास और कानून। काव्य, इतिहास और कानून, पोइट्री, हिस्ट्री एंड लॉ, पोइट्री, हिस्ट्री एंड लॉ। हाँ, दो भागों में भी बांटा है, अभी लिखाऊंगी मैं। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जगत को तीन भागों में विभाजित किया, काव्य, इतिहास और कानून। ज्ञान जगत का यह विभाजन, ज्ञान जगत का यह विभाजन दो सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। ज्ञान जगत का यह विभाजन दो सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान। ज्ञान जगत का यह विभाजन दो सिद्धांतों के आधार पर किया गया था, प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक विज्ञान। यही कहना चाह रहे हो ना महेंद्र?
पिछले में मैंने पहले लिखा दी होगी ये ज्ञान लाइन कि अरस्तु ने ज्ञान जगत को दो भागों में बांटा था, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, और उसके आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा। ये नहीं लिखा है क्या पिछले में? ये सही है बिल्कुल, जो मैं भी लिखवा रही हूं ये सही है बिल्कुल। 2 सिद्धांतों के आधार पर 3 भागों में बांटा है उन्होंने। ठीक है, जो भी पिछले बच्चे हैं उसको ठीक कर लेना। पिछले बैच से कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, इसमें हमेशा जुड़ता है मेरे में, कुछ ना कुछ ऐड होगा, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐड होगा। ठीक है, 2 सिद्धांत प्रायोगिक और सैद्धांतिक विज्ञान के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा। फिर दूसरा किसने विभाजन किया है? वेरी गुड, फ्रांसिस बेकन का वर्गीकरण। दूसरा ज्ञान जगत का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने भी फ्रांसिस बेकन ने भी ज्ञान जगत को फ्रांसिस बेकन ने भी ज्ञान जगत को 3 भागों में ज्ञान जगत को 3 भागों में विभाजित किया है। ज्ञान जगत को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है इतिहास, दूसरा है काव्य, और तीसरा है दर्शन अथवा विज्ञान। इतिहास जो स्मृति पर आधारित था, काव्य जो कल्पना पर आधारित था, और दर्शन जो तर्क पर आधारित था। तर्क यानी लॉजिकल नॉलेज इज साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल नॉलेज। कभी कभी हम कहते हैं ना, कोई लॉजिकल बात किया करो, क्या फालतू की बकवास करते रहते हो, कोई लॉजिकल बात नहीं है जो किसी तर्क पे, फैक्ट पे, सच्चाई पे प्रमाणिक बात हो। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? ये क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भागचंद। कैसी पढ़ाई चल रही है? घर में पढ़ते हो? आप लोगों में भी वो जोश नहीं है जो होना चाहिए है पूरा कि नहीं करना है? आप लोगों में अगर रह हो गया ना, बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, सही बता रही हूं मैं। इस बार स्टूडेंट में उत्साह, उमंग, उल्लास नहीं है, तो जिनमें भी थोड़ा सा भी उत्साह रहा ना, वो क्रैक कर जाएगा। ये 2016 वाला वर्ष होने वाला है, और फिर पता है क्या होगा? अभी बच्चों में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म है ना, और फिर क्या होगा? जब इस वैकेंसी में वो आपको देखेंगे कि आपका इतने नंबर पे ही हो गया, इतने नंबर पे, फिर ये बूम आएगा नेक्स्ट वैकेंसी में, तब फिर से कंपटीशन होने वाला है। आप लोग आंख बंद करके मत बोलिए किसी को तैयारी कर लाइब्रेरी की, तुम्हारे लिए तो कंपटीशन हो रहा है ना, क्या मतलब है? जितने हैं उतने सिलेक्ट हो जाएं, क्या लेना देना है उसको। अपने फ्रेंड को भी इनकरेज करो कि भर दे रहने दो, तुम ही काफी हो। चलो, तो ये फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान जगत का विभाजन किया, समझ आ गया? अब तीसरा किसका बताया मैंने आपको? W.T. हैरिस का, जो पहले नहीं लिखाया है। क्यों महेंद्र? सही है ना? नेक्स्ट विभाजन है अपना W.T. हैरिस। W.T. हैरिस ने
ज्ञान जगत को, W.T. हैरिस ने ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, W.T. हैरिस ने ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए बेकन को आधार बनाया, बेकन को आधार बनाया, ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए बेकन को आधार बनाया, लेकिन उन्होंने बेकन के विपरीत क्रम को, लेकिन उन्होंने बेकन के विपरीत क्रम को चुना, बेकन के विपरीत क्रम को चुना और 1 नंबर पे दर्शन एवं सिद्धांत, 2 नंबर पे काव्य और 3 नंबर पे इतिहास एवं भूगोल, इतिहास एवं भूगोल। यहां वो सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले आए, यहां वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट ले आए और यहां वो ले आए साइंस के सब्जेक्ट। मतलब उन्होंने कहा उत्पत्ति ज्ञान से, ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञान से हुई है। सबसे पहले जो आया है वो आया है विज्ञान, उसके बाद आया है आपका ह्यूमैनिटीज एंड देन आपका सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान आया। तो इन्होंने उसके विपरीत क्रम को अपनाया और इन्होंने ज्ञान जगत की ये 3 भागों की संख्या भी बढ़ा दी थी। फिर किसने बांटा? मेलविल ड्यूई ने। मेलविल ड्यूई ने ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में। और कौन सा क्रम अपनाया उन्होंने? सेम W.T. हैरिस के क्रम को। अभी लिखवाऊं या जब विभाजन लिखाऊंगी? लिखाई देती हूँ अभी, चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। नंबर 4 पर लिखिए मेलविल ड्यूई अभी अगस्त कामटे रह गए बीच में, हर्बर्ट स्पेंसर भी हैं, इम्यूनल कांट भी है, कांट का वर्गीकरण भी है। मेलविल ड्यूई लिखिए। मेलविल ड्यूई ने भी ज्ञान के वर्गीकरण के लिए, मेलविल ड्यूई ने भी ज्ञान के वर्गीकरण के लिए W.T. हैरिस को, ज्ञान के वर्गीकरण के लिए W.T. हैरिस के वर्गीकरण को, ज्ञान के वर्गीकरण के लिए W.T. हैरिस के वर्गीकरण को आधार बनाया था। W.T. हैरिस के वर्गीकरण को आधार बनाया था जो बेकन पर आधारित था, जो बेकन पर आधारित था। अतः मूल रूप से DDC में ज्ञान का वर्गीकरण, अतः मूल रूप से DDC में ज्ञान का वर्गीकरण
बेकन के वर्गीकरण पर ही आधारित है। ज्ञान का वर्गीकरण बेकन के वर्गीकरण पर ही आधारित है। अतः मूल रूप से डीडीसी में भी ज्ञान का वर्गीकरण बेकन के वर्गीकरण पर ही आधारित है। मैंने आपको बता दिया, अगर पूछा जाए डीडीसी कौन सी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, बेकन। अगर बेकन हैरिस आ रहा है तो भी बेकन, लेकिन अगर बेकन नहीं है तो हैरिस लिखोगे आप। अब डीडीसी में ज्ञान को कितने भागों में बांटा है मेलविल ड्यूई ने? 10 भागों में। पहला भाग कौन सा है? फिलॉसफी एंड थ्योरी, दर्शन एवं सिद्धांत। इंग्लिश में लिख दूं क्या बच्चों? हे लड़की, तुम कहाँ पढ़ी हो? हैं? कौन से स्कूल में पढ़ी हो? सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ी हूं। फिलॉसफी एंड थ्योरी। दूसरा क्या है बच्चों? रिलीजन। तीसरा है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। चौथा है आपका लैंग्वेज, भाषा। पांचवा है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। ये तो कई बार पूछा जाता है ये वाला विभाजन, ये याद कर लेना अच्छे से मेलविल ड्यूई का। छठा है आपका टेक्नोलॉजी। प्योर साइंस बोलते हैं ना, प्योर साइंस है बच्चों, नेचुरल साइंस नहीं है, प्योर साइंस है। शुद्ध विज्ञान पांचवे में। नेचुरल साइंस रंगनाथन ने बोला है, शुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस। प्योर साइंस या शुद्ध विज्ञान। फिर है आपका टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। फिर 7 नंबर पे कौन सी है? फाइन आर्ट, द आर्ट। यानी कि कला। और 8 नंबर पे है साहित्य यानी लिटरेचर। 8 नहीं है, 7 नंबर पे देखना नाम कुछ और है। 7 फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट है, आर्ट नहीं है। मैं फाइन आर्ट ही तो लिख रही थी। फाइन आर्ट 800 पे है लिटरेचर। लिटरेचर यानी साहित्य। और 900 पे 9 नंबर पे है भूगोल एवं इतिहास यानी जियोग्राफी। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। भूगोल एवं इतिहास। भूगोल एवं इतिहास ये एक दूसरे पे आधारित है। मैंने इसलिए क्रमानुसार लिखा दिया आपको। हैरिस और फ्रांसिस बेकन, हैरिस और डीडीसी, इसलिए लिखा दिया कि तीनों एक दूसरे पे आधारित है। अब लिखाऊंगी अगस्त कामटे, आने तो कामटे चाहिए थे पहले। क्या कह रहे हो? 9 ही हुए? जनरलिया भी तो है, जनरलिया मेन क्लास 0। जनरलिया यानी सामान्य कृतियां।
इसको बोलते हैं जनरलिया। जैसे पीरियोडिकल है, डिक्शनरी है, ये सारी मेन क्लासेस में, जनरलिया में। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगी मेन क्लास। पहला 10 और अगला 100 विभाजन याद कर लेना बच्चों, एक क्वेश्चन वरना गलत हो जाएगा आपका। अब जैसे अगर मैं पूछती हूँ इकोनॉमिक्स का कितना नंबर है, आपके पास अगर प्रश्न आता है कि इनमें से डीडीसी में इकोनॉमिक्स का कितना नंबर दिया है, देखिए ध्यान से देखना। अगर लिखा है 540, 340, 240 या 840, 300 वाला नंबर आएगा इकोनॉमिक्स। सामाजिक विज्ञान आपको ध्यान है तो इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान में आएगी। अब अगर आपको 320, 30 भी याद नहीं है, 40 भी याद नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स 330 है। आपको 300 अगर याद है तो आप 330, 40 लगा सकते हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको कराया था तो उसमें पॉलिटिकल साइंस था, 320 नंबर था। वहां पर तो पॉलिटिकल साइंस भी था, इकोनॉमिक्स भी थी, लॉ भी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, 350 भी था। तब फिर कंफ्यूजन होता है। तो फिर आप सेकंड जो समरी है, ज्ञान जगत का पहला और दूसरा विभाजन याद कर लेना। फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन आता ही आता है इस पे, हर बार आता है डीडीसी में, पहला और दूसरा। ये पहला तो मैं करा रही हूँ अभी, और दूसरा विभाजन भी हम करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए अब हम किसका करेंगे विभाजन? अगस्त कामटे का कर लेते हैं, अभी टाइम है 5-6 मिनट। नेक्स्ट विभाजन है आपका अगस्त कामटे। इनके नाम ऐसे ही होते हैं, ऑगस्ट बोलते हैं इनको, ऑगस्ट कामटे। हमें तो याद करने में आसान है ना, क्यों काजल? सही है ना, अगस्त है तो याद हो गया नाम। कोई नाम होता तो मुश्किल हो जाती है, अंग्रेजों के नाम। हाँ लिखिए, कामटे ने ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, कामटे ने ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, कामटे ने ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए दो सिद्धांतों को आधार बनाया, दो सिद्धांतों को आधार बनाया था। पहला है बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत, बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। और दूसरा है घटती हुई समानता अथवा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत, अथवा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। ठीक है, घटती हुई समानता अथवा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। डिक्रीजिंग सिमिलैरिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलैरिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जिनको इंग्लिश में ही समझना है उनके लिए है। इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। हाँ अब इसको समझा देती हूं। कामटे का ये मानना था कि जो विषयों का विकास हुआ है ना, वो तब हुआ जब एक से काम नहीं चल रहा। अब हमारे घर में पहले एक गाड़ी है, मान लीजिए एक 2 व्हीलर है,
अब एक टू व्हीलर से काम नहीं चल रहा, फैमिली में अगर 4 लोग हैं, चारों वर्किंग है, एक से काम नहीं चल रहा, तो आपने 4 व्हीलर लिया, वो क्या हो गया? डिपेंडेंसी। ये आपका जरूरत हो गई है। अभी 4 व्हीलर इज अ नेसेसिटी, डिपेंडेंट हो गए हैं हम उस पर, उसके बिना हम नहीं चल सकते। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही विषय बने। जब एक विषय के बिना काम नहीं चला, उसके लिए दूसरा विषय जरूरी हो गया, तो वो बढ़ती हुई निर्भरता पे बने। अब जब विषय बनते चले गए तो उनमें जो समानता थी वो समाप्त हो गई। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये इन बच्चों को नहीं जाएगा तो ये चिल्लाने लगेंगे। अभी आ गई लाइट? अच्छा, ओंकार आया, आजा ओंकार। आज क्या लाया है मेरे लिए?